उधर चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने जा रहा है। 6 नवंबर, 11 नवंबर, ये 2 चरण में वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे सामने आए। यानी महापर्व छठ के बाद बिहार में चुनावी शंखनाद होगा। चुनाव 2 फेजेस में होंगे और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर। और इसी के साथ तय हो गया कि इस बार बिहार में चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा तो दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। इस बार का चुनाव बिहार के लिए बेहद खास है क्योंकि 22 साल बाद बिहार में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया गया है। बूथ लेवल के एजेंटों को ट्रेनिंग दी गई है। ईवीएम में प्रत्याशियों की फोटो ब्लैक एंड व्हाइट की जगह कलर होगी। डिजिटल इंडेक्स हर कोई देख पाएगा। वोटरों के मोबाइल बूथ के बाहर जमा होंगे। 1200 मतदाताओं पर एक बूथ का गठन होगा। प्रत्याशी का बूथ 100 मीटर दूर होगा और हर सीट पर ऑब्जर्वर होंगे। बिहार के सभी बूथ लेवल एजेंट जो जिला स्तर के थे, बूथ लेवल एजेंट 1, उनकी ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इसी तरह से अब जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां बूथ लेवल एजेंट्स 1 की भी ट्रेनिंग ट्रिपल IDM द्वारिका में की जाएगी। तो चुनावी बिसात बिछ चुकी है, लेकिन इस बार चुनाव में ऐसे कई मुद्दे होंगे जिनका असर चुनाव के नतीजों से पता चल पाएगा। मुद्दा क्या क्या है आप देखिए जरा। मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर। राष्ट्रवाद पर जनता की क्या सोच है, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा पहला चुनाव है, लोगों के सामने आ जाएगा। अगला मुद्दा जो इसी चुनाव में जो तय करेगा वो है जीएसटी का और स्लैब चेंज का। जीएसटी में बदलाव के बाद जो स्लैब चेंज किए गए, कि आम लोगों तक उसका मैसेज पहुंचा है? क्या केंद्र की सरकार के द्वारा लिए गए फैसले का असर बिहार के अंदर बीजेपी को मिलेगा क्या? ये दोनों मुद्दे हैं। अगला मुद्दा दिखाता हूं। अगला मुद्दा है आई लव मोहम्मद की मुहिम जो जगह जगह नजर आई थी, जिसमें जगह जगह हंगामा हुआ। क्या वोटों का ध्रुवीकरण आई लव मोहम्मद की इस मुहिम के बाद हुआ है या नहीं हुआ है? लोग क्या सोचते हैं? सरकार ने जो किया वो सही किया कि नहीं किया? अगला मुद्दा वोट चोरी को लेकर के। वोट चोरी का आरोप लगाया गया महागठबंधन की वजह से, लेकिन क्या महागठबंधन का भविष्य लोग कैसे तय करेंगे? वोट चोरी का आरोप लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? वोटों का शुद्धिकरण अगला मुद्दा जो बिहार चुनाव में रहेगा वो रहेगा वोटों का शुद्धिकरण, SIR शुद्धिकरण। बिहार के बाद अब क्या पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है? बिहार में जो शुद्धिकरण किया गया, इसका नाम दिया गया, क्या लोगों को वो स्वीकृत हुआ कि नहीं हुआ? ये सारे मुद्दे हैं जो चुनाव के नतीजों से पहले लोग जिसका सामने रख देंगे। लेकिन चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद हर पार्टी अभी से दावा कर रही है कि जीत तो हम ही रहे हैं। अब मैं सुनवाता हूं आपको कि एनडीए क्या कह रही है, वो सुनिए, फिर बात होगी विपक्ष की। बिहार में जब जब चुनाव हुआ है आप देख लें कि आमने सामने की लड़ाई हुई है। तीसरा पक्ष कहीं नहीं रहा है। एक पक्ष जो विकास के लिए, सुशासन के लिए, दूसरा अराजकता और कुशासन के लिए, एक पक्ष लोकतंत्र के लिए, एक तंत्र परिवार तंत्र के लिए। लड़ाई इसी में होगी, आमने सामने की लड़ाई होगी। विपक्षी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, जंगल राज के साथ उनके गठबंधन के लोगों यानी विपक्ष की पार्टियों का उस दिन सफाया की तिथि भी बिहार के लोगों ने तय कर दिया। बिहार में अंधकार के राज से रोशनी का, विकास की रोशनी का जो काम करने का काम किया है और जिस तरह से हमने सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग स्थापित करने का काम किया है कि जनता एनडीए सरकार को ही पसंद करेगी। इस बार के विधानसभा चुनाव में बिहार की राजनीति में पहली बार बहुत कुछ होने जा रहा है। वो क्या क्या पहली बार होने जा रहा है जरा देखिए। पहली बार होने जा रहा है कि लालू यादव के दोनों बेटे अलग अलग पार्टी से आज चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा पासवान परिवार से भी। पासवान परिवार में 2 फाड़ होने के बाद ये पहला चुनाव। और आपको याद होगा कि अपने चाचा के घर के बाहर चिराग पासवान घंटों खड़े रहते, चाचा ने मुलाकात नहीं की थी। 2 फाड़ होने के बाद ये पहला चुनाव है। ये पहली बार है जब जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को लेकर के चुनावी मैदान में है। अब तक चुनाव जितवाते, हरवाते, लड़वाते आए, अपना भविष्य कैसे तय करेंगे। उसके बाद विधानसभा चुनाव में पहली बार पप्पू यादव कांग्रेस के साथ गए। राहुल गांधी के मंच पर जगह ना मिलने का वीडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस के साथ हैं।
चुनावी फैक्टर क्या इम्पैक्ट डालेगा बताऊंगा आपको मैं। बताएंगे आपको इस बार कि पहली बार आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ये वो फैक्टर है बिहार के अंदर जो पहली बार होने जा रहे हैं। लेकिन महागठबंधन का दावा यह है कि इस बार बिहार में सरकार बनेगी तो महागठबंधन की बनेगी, क्योंकि सीएम के तौर पर जनता नीतीश कुमार को नकार चुकी है और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। अब बिहार को मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाने वाला नहीं चाहिए, जो शेर की तरह दहराए उस वैसा जो है सीएम जो है बिहार के लोगों को चाहिए। ये 20 साल में बिहार का सत्यानाश हुआ है, कानून व्यवस्था भी दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए बिहार के लोग क्यों आखिर डबल इंजन की सरकार को लाने का काम करेंगे, कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें इलेक्शन कमीशन के रूप में पुराना रेफरी चाहिए, जो रेफरी की भूमिका में हो, पार्टी न बने। ये महत्वपूर्ण है और हम लगातार इस बात को कह रहे हैं। समाज में जहर बो करके कोई चुनाव जीतने की कोशिश करे, इस प्रक्रिया पर, इस परिपाटी पर विराम लगना चाहिए। वहीं पटना मेट्रो का पहला चरण आज सीएम नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया। लगभग 3.6 किलोमीटर लंबी इस लाइन पर भूतनाथ, 0 माइल और पाटलिपुत्र ये बस टर्मिनल स्टेशन शामिल हैं। लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले मेट्रो की सौगात को लेकर सवाल उठा रहा है विपक्ष। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया। ये बिहार वासियों के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। पटना मेट्रो का पहला चरण करीब 3.5 किलोमीटर लंबे रूट पर शुरू किया गया है, जिसमें भूतनाथ, 0 माइल और पाटलिपुत्र बस टर्मिनल स्टेशन शामिल है। फिलहाल मेट्रो 3 कोचेस के साथ चलेगी। किराया न्यूनतम 15 रुपये और अधिकतम 30 रुपये तय किया गया है। पटना शहर भी मेट्रो की सुविधा साधन से युक्त हुआ है और अब तेज गति से लोकल यात्रा जो है वो पूरी की जा सकेगी। इस मेट्रो लाइन से पटना बाईपास और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब इन इलाकों से सीधे पाटलिपुत्र बस टर्मिनल और भूतनाथ तक तेज और आसान कनेक्टिविटी मिल सकेगी। यहाँ पे घंटों जाम रहती थी, इसे छुटकारा पाने के लिए ने बहुत अच्छी सोच सरकार की और यह मेट्रो का चलाया। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में देखा करते थे, लगता नहीं था कि हमारे बिहार में ऐसा कुछ होगा। और बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले पटना में पहले मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन हुआ और ये मुद्दा भी बिहार के सियासी गलियारों में खूब गूंजने वाला है। काम होगा तो तंज कसेंगे, उंगली उठाएंगे, कुछ न कुछ शिकायत करेंगे, बोलेंगे देखिए पानी पड़ रहा है, इसमें उद्घाटन कर दिया, चुनाव आने वाला उद्घाटन कर दिया। अरे काम होकर तैयार हो गया तो उद्घाटन होगा ही। जनता को सौगात जाना चाहिए, जनता को बड़ी सौगात मिली है। वो अचेत अवस्था में है, उनकी हरकतों और उनके चीज़ों को हम लोगों ने देखा है। अब वो बिहार चलाने के योग्य नहीं रहेंगे। जो तेजस्वी ने कहा वही ये निकम्मी सरकार जो है, नकलची सरकार जो है, वही चीज़ कर रही है। अपना कोई विजन इन लोगों ने नहीं बताया। बिहार के लोग कह रहे हैं मोदी जी फैक्ट्री लगवाएंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये हरगिज़ नहीं होगा। अब एक बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन जिसका नाम ऑपरेशन XYZ नेपाल हिंसा से लेकर और नेपाल हिंसा से सबक लेकर की बरेली हिंसा पर नजर रखते हुए इस ऑपरेशन को शुरू किया। यह ऑपरेशन क्या है, दिल्ली पुलिस नेपाल और बरेली के संदर्भ के साथ इसको शुरू क्यों कर रही है, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। पिछले महीने पड़ोसी देश नेपाल के बरेली में हुआ, उससे दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट हो चुकी है और अभी से एक्शन प्लान तैयार करने में जुट गई है। दरअसल दिल्ली पुलिस को खुफिया इनपुट मिला है, जिसके मुताबिक दिल्ली में भी हिंसा फैलाने की साजिश रची जा सकती है। हिंसा फैलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा सकता है। लिहाजा दिल्ली पुलिस नेपाल और बरेली हिंसा को स्टडी कर रही है। भी सिचुएशन कहीं बाहर होती है तो यस रेगुलरली एक पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ भी अलर्ट रहें, क्योंकि मिस्चिवस एलिमेंट्स कुछ भी कहीं भी कुछ कर सकते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस नहीं चाहती कि एक बार फिर 2020 जैसे दंगे हों और आई लव मोहम्मद विवाद के बहाने CAA जैसे प्रोटेस्ट करें। लिहाजा प्लान के तहत रिजर्व पुलिस फोर्स को पहले से एक्टिवेट किया जा रहा है, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में हालात काबू किए जा सके। ऑपरेशन XYZ के तहत दिल्ली पुलिस ये जानने की कोशिश में है
कि सोशल मीडिया के जरिए कैसे भीड़ इकट्ठा हुई, कैसे फिर हिंसा भड़काई गई। और इसीलिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के तहत दिल्ली पुलिस 3 अहम मुद्दों पर फोकस कर रही है। पहला मुद्दा, पहले से जानकारी जुटाई जाए अगर ऐसा कोई भी मूवमेंट सोशल मीडिया के द्वारा प्रायोजित करने की कोशिश की जा रही है, प्रायोजित होता है, भीड़ इकट्ठा करती है, तो कैसे भीड़ पर नियंत्रण किया जाना है और सोशल मीडिया पर कैसे मॉनिटरिंग की जानी है। तीनों पॉइंट्स हैं जिस पर दिल्ली पुलिस फिलहाल काम कर रही है। और इसके साथ फेक न्यूज फैलाने वालों और अफवाहों फैलाने वालों पर कंट्रोल करने के तरीके क्या हो सकते हैं, ये भी इसी मोडस ऑपरेंडी का हिस्सा है। इसी बीच बड़ी हिंसा में शामिल उपद्रवियों पर योगी फोर्स का एक्शन लगातार जारी है। तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। डॉक्टर नफीस के मैरिज हॉल को तोड़ने के बाद अब तौकीर के करीबी वाजिद बेग के बारात घर को सील कर दिया। रिपोर्ट जरा देखिए। वाजिद बेग के बारात घर में फिलहाल मैं मौजूद हूं और ये यहाँ की भव्यता देखिए, बहुत ही आलीशान तरीके से इसको बनाया गया है, लेकिन ये अवैध है, पूरी तरीके से अवैध है। न कोई नक्शा पास है और न ही किसी तरह की कोई परमिशन ली गई, जिसके बाद बरेली विकास प्राधिकरण ने अब यहाँ कार्रवाई की है। फिलहाल जो पुलिस की टीम है वो अंदर मौजूद है और अंदर इस बात को लेकर तस्दीक किया जा रहा है कि अंदर कोई है तो नहीं। अंदर अगर कोई होगा तो उसे बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। ये 5वीं जगह है जो इस दंगे के बाद प्रशासन की टीम अलग अलग जगहों पे पहुंची है और उन्हीं में से ये 5वां ठिकाना है जहां पर जो तौकीर रजा से जुड़ा हुआ बेग है उसका यहाँ पर ठिकाना था। अवैध है, ये पूरी तरीके से फरार है बेग। यहाँ पे पुलिस कार्रवाई कर रही है, बरेली विकास प्राधिकरण की टीम है वो कार्रवाई कर रही है। सर, अंदर कोई मिला आपको? अंदर कोई दिख? नहीं, अंदर कोई नहीं है। अंदर कोई नहीं है, जिसके बाद अब इस बात को इंश्योर कर लिया गया है कि इसको सील कर दिया जाएगा। मुजाहिदीन आर्मी पर एक और खुलासा भी हुआ है। यूपी एटीएस ने इस मामले में जब 3 लोगों को शिकंजे में लिया तो जिहादी ग्रुप का पूरा सच सामने आ गया। पता ये चला कि मुस्लिम युवकों को भड़काने के लिए 300 से ज्यादा वीडियोस भेजे गए। इस ग्रुप ने 13 टीम बनाई थी और उनके साथ 13 टास्क उनको सौंपे गए। मुजाहिदीन आर्मी को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। लखनऊ में एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की और 3 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद खुलासा हुआ कि मुजाहिदीन आर्मी का मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा युवकों को भड़काने के लिए 300 से भी ज्यादा भड़काऊ वीडियो शेयर कर चुका था। इनमें कई कट्टरपंथी संगठनों और धर्मगुरुओं के नफरती भाषण शामिल थे। जांच एजेंसियों के रडार पर यह टीम न आ सके, इसके लिए विशेष तौर पर इस टीम का नाम रखा गया था और एक टीम को दूसरे टीम के बारे में जानकारी ना हो सके, इसके लिए भी उसने तमाम तरह के प्रयोग कर लिए थे। एटीएस अब मोहम्मद रजा के नेटवर्क को खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि हर मिशन के लिए अलग टीम और कोड तय था। केरल से लेकर यूपी तक रजा के कनेक्शन की जांच की जा रही है। ये 13 टास्क की बात आपने सुनी, मुजाहिद आर्मी की बात आपने सुनी, लेकिन मुजाहिद आर्मी की 13 टीम को जो 13 टास्क सौंपे गए थे वो सिलसिलेवार तरीके से टीम के बारे में जानिए और टास्क के बारे में बताता हूं आपको। पहला टास्क था शरिया कानून करने के लिए पैसा इकट्ठा करना। ये पहला टास्क था इस मुजाहिदीन आर्मी का। मुजाहिदीन आर्मी का दूसरा टास्क था जिहाद के लिए युवाओं को सक्रिय करना। इसका तीसरा टास्क रहा सोशल मीडिया पर कट्टरपंथ फैलाना। चौथा टास्क घटनाओं की सतत निगरानी करना। पांचवा टास्क हिंदू धर्म गुरुओं के बयानों पर नजर रखना। यह सिलसिलेवार तरीके से एक एक टास्क बता रहा हूं आपको। छठा टास्क था समन्वय के लिए एक टीम रखना ताकि आपस में कोऑर्डिनेशन हो सके। अगला था दस्तावेज जितने भी हैं उस हर दस्तावेज को पूरा करना, फोन करना, जरूरी सामग्री को इकट्ठा करना ताकि कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। जो जरूरत की चीजें हैं उन सबको इकट्ठा किया जा सके। सबसे अहम था इसमें हथियारों को इकट्ठा करना। जहां जा रहे हैं वहां का नक्शा क्या कहता है, वो जगह कौन सी है, इस बारे में पूरी डिटेल पता करना। जांच एजेंसीज इसी दौरान पैरेलली क्या कर रही हैं उस पर पूरी नजर रखना। जिहादी साहित्य इकट्ठा करना, लोगों के बीच प्रसारित करना और जब पूरा काम हो जाएगा उस दौरान छिपा कहां रहना है, इन सारे ठिकानों की व्यवस्था करना। यह था मुजाहिदीन आर्मी की 13 टीम के 13 डिमांड्स और 13 काम जो करने थे। लेकिन एक तरफ बरली हिंसा के आरोपियों के अवैध घरों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तो संभल में अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ भी जबरदस्त बुलडोजर एक्शन जारी है। कल खुद अवैध मस्जिद पर लोगों ने बुलडोजर चलाया था, लेकिन अब अवैध मस्जिद के साथ अवैध मकानों पर भी बुलडोजर का खतरा है।
संभल की सड़कों के किनारे और सरकारी संपत्ति पर बने अवैध इमारतों को गिराने का सिलसिला जारी है। संभल प्रशासन ने हातिम सराय इलाके में ऐसे 80 से ज्यादा मकानों को नोटिस जारी किया जो तालाब की जमीन पर बने हुए हैं। इनमें से 40 मकानों पर बुलडोजर कभी भी चल सकता है। मस्जिद के जो हिस्सा है उसे यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, मस्जिद को गिराया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से 4 दिनों का वक्त दिया गया था कि 4 दिनों का वक्त के अंदर मस्जिद को जमींदोज कर दिया जाएगा। आज वो मियाद खत्म हो चुका है, इसलिए मस्जिद कमेटी खुद यहाँ पर मस्जिद को जमींदोज कर रही है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि प्रशासन का बुलडोजर ये चले। कागजों में तो कोई कमी नहीं, हाई कोर्ट ने कहा निचली अदालत में जाओ। अब हमने वादा कर लिया प्रशासन से हटाने का, तो हम अदालत जा नहीं रहे। काम चल रहा है, जितना हिस्सा अवैध जगह में आ रहा है वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, हटा दिया। हालांकि 8 बीघा इलाके में बने इन मकानों के मालिक कह रहे हैं कि उन्होंने ये जमीन खरीदी है और उनके पास पानी बिजली का बिल भी मौजूद है, लिहाजा वो बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस का अपराधियों के खिलाफ एक ऑपरेशन भी चल रहा है, ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। बीती रात 8 शहरों में एनकाउंटर किए गए हैं, जिसमें 12 अपराधी पकड़े गए, जबकि एक बदमाश की मौत हो गई। फिरोजाबाद में मुठभेड़ के दौरान एसएचओ घायल हुए, जबकि एएसपी अनुज चौधरी की जान बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचाई। योगी फोर्स यूपी में बदमाशों पर काल बनकर टूटी है। बीती रात एक बार फिर 8 शहरों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए। गाजियाबाद, सहारनपुर, झांसी, मेरठ, हरदोई, फिरोजाबाद, प्रयागराज और फर्रुखाबाद में मुठभेड़ के बाद नामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि फिरोजाबाद में 2.5 करोड़ की लूट का सरगना नरेश दिन में फरार हुआ, लेकिन रात में हुई मुठभेड़ में मारा गया। जी गलती हो गई, अब ना करूँ ऐसा, मुझे माफ कर दो, अब ना करूँ पता। मेरठ में दिन दहाड़े बीच सड़क पर एक लड़की से छेड़खानी करने वाले जानू उर्फ जाने आलम नाम के आरोपी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 6 घंटे के अंदर ही उसे धर दबोचा। इसके बाद आरोपी लंगड़ाते हुए अपने किए की माफी मांगता नजर आया। फिरोजाबाद में दिल्ली अभिरक्षा से दिन में फरार हुए बदमाश नरेश पंडित को रात में मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया गया। बदमाश नरेश पर 8 केस दर्ज थे और वो 2 करोड़ की लूट के मामले में भी शामिल था। इस मुठभेड़ के दौरान एएसपी अनुज चौधरी को गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उनकी जान बच गई। वहीं एसएचओ रामगढ़ घायल हो गए। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की सुबगाहट और तेज हो चुकी। बीजेपी ने अब गांव-गांव तक अपनी पैठ बनाने की तैयारी शुरू कर दी और इस बार पार्टी की नजर है खासतौर पर मुस्लिम बहुल गांव। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा इन क्षेत्रों में नए उम्मीदवारों को आगे बढ़ाकर के संगठन को मजबूत करने की कोशिश में है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की सुबगाहट तेज है और बीजेपी ने अब गांव-गांव तक पहुंच बनाने की रणनीति शुरू कर दी। पार्टी की नजर इस बार मुस्लिम बहुल गांवों पर, जहां संगठन ने अल्पसंख्यक मोर्चा को खास जिम्मेदारी दी। पंचायत चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को समर्थन देने के लिए स्क्रीनिंग जो है वो तय हो गई है। ऐसे में अलग अलग गांवों में ग्राम पंचायतों में बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा स्क्रीनिंग कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा करीब 2000 ग्राम प्रधान पदों और 120 जिला पंचायत सदस्य पदों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को समर्थन देकर मैदान में उतारने की तैयारी में, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना और भविष्य के चुनावों के लिए नए चेहरों को तैयार करना है। अल्पसंख्यक समाज को 18% आबादी को 40% तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है और इस लाभ के जरिए, इन लाभार्थियों के जरिए हम घर घर पहुंचे, हर गांव पहुंचे, हर बूथ पहुंचे। और अब समझिए कि पंचायत चुनाव में बीजेपी की नई रणनीति क्या है। करीब 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिन पर फोकस बीजेपी फिलहाल कर रही है। इन 57,000 ग्राम पंचायतों में जिन पर फोकस कर रही है, 3,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो कि मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं, जिसमें मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं। उनमें 7,000 गांव में ऐसे हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 70% से भी ज्यादा है। मुस्लिम बहुल गांव में मुस्लिम प्रत्याशी को बीजेपी इस दफा समर्थन देना चाहती है, ताकि संगठन को और विस्तार दे सके, जो वोट अब तक नहीं पहुंचता था वो पहुंच सके। और फोकस ये है कि बीजेपी की विचारधारा से सहमत मुसलमानों का बीजेपी संगठन पूरी तरीके से समर्थन करेगी और मोटिव है इसके पीछे आने वाला विधानसभा चुनाव, ताकि पीडीए से इन मुसलमानों को, इन मुस्लिम वोट्स को बीजेपी अलग कर सके। साथ जोड़ना और पीडीए को मात देना, इसी फॉर्मूले का मोटिव है। तो वहीं कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप से मध्य प्रदेश में 16 और राजस्थान में 4 बच्चों की मौत हुई।
जिसके बाद ये आंकड़ा 20 तक पहुंच गया और इसी के बाद जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश में कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप को बैन करने के साथ इस बात के निर्देश जारी किए कि जहां भी ये प्रतिबंधित सिरप बेचा जाएगा वहां कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश के मुताबिक किसी भी सरकारी या निजी दवा की दुकान अथवा अस्पतालों में कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप की खरीद फरोख्त नहीं होगी। प्रदेश में इस प्रकार के सिरप को हमने प्रतिबंधित कर दिया है और किसी भी स्थिति में हम प्रदेश के लोगों के साथ खड़े मिलेंगे और सरकारी अस्पतालों में इस प्रकार का सिरप जो मध्य प्रदेश में है उसको हमने कभी नहीं खरीदा है और आगे भी इस प्रकार की जो भी दवाइयां हैं हम कड़ी जांच करके ही कहेंगे, तभी हम इस प्रकार की अन्य दवाइयों को ही परचेज करेंगे। इस मामले में केंद्र सरकार भी सख्त हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने अधिकारियों के साथ इस पर बैठक की, जिसमें दवा फैक्ट्रियों की जांच के आदेश दिए गए, साथ ही लापरवाही पाए जाने पर लाइसेंस रद्द भी किया जाएगा।